अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड, द साइंटिफिक मेथड विद विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। बेटा वो वाला साइंटिफिक मेथड जिसके ज़रिए से आप बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, थ्योरी और लॉ। आप लोग पहले ही इस मेथड से वाकिफ़ हैं क्योंकि ये मेथड आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ था। उधर तो पूरा एक चैप्टर था इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है अगर आपको 9th वाला याद होगा तो आप इस वाले को भी बहुत आसानी से कवर कर सकेंगे। बहरहाल अगर आपको नहीं भी याद तो हम यहाँ पे नए सिरे से शुरू करने लगे हैं, तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इनके स्टेप्स को एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल मेथड बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उनके ज़रिए से की जाती है, और वो सेंसेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो इन 5 ऑब्जर्वेशन की मदद से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में फिर हम लोग एक हाइपोथेसिस डिराइव करते हैं, लेकिन उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो बेटा ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास 2 टाइप्स की, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो होती है ना वो क्वालिटी बताती होती है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव जो है वो तादाद बताती होती है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात देखें तो क्वालिटेटिव मेजरेबल नहीं होती, जबकि जो क्वांटिटेटिव होती है वो ज़ाहिर है तादाद बताती है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव को हम नंबर्स, वर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव को हम नंबर्स में कर सकते हैं। उसके बाद ये लेस एक्यूरेट होती है, जबकि ये वाली जो है ये मोर एक्यूरेट होती है। अच्छा, इसकी मैं एक मिसाल दे देती हूँ। लाइक अगर हम पानी के गर्म होने के बारे में बात कर रहे हो तो अगर हम क्वालिटी देखेंगे ना तो हम कहेंगे कि पानी इतना गर्म है, पानी ज़्यादा गर्म है, पानी कम गर्म है, हम इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो वो कोई ख़ास एक्यूरेट तरीका नहीं है बात करने का। जबकि इसके बरक्स अगर मैं ये कहूँ कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है या 75 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है ना, एक नंबर मैंने आपको बताया है, ठीक है, 7। तो इस वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट बात होगी। तो अगर हम लोग देखें तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना उनके पास ज़्यादा एक्यूरेसी होती है क्वालिटेटिव की निस्बत। ये क्यों होती है ये मैं आपको अभी पानी की मिसाल दे के समझा चुकी हूँ। उसके बाद बात आती है कि एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट। अच्छा, अब जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होता है किसी भी चीज़ को, वो उस सारे डाटा को इकट्ठा करके ना एक स्टेटमेंट में ले आता है, उससे एक कोई लाइन बना लेता है। ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट होती है ना वो हमारे पास होती है हाइपोथेसिस। अब हम लोगों ने बात करनी है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो बेटा जी हाइपोथेसिस जो है ना वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर आप लोग जो ऑब्जर्वेशन है उसको देख के एक टेंटेटिव सी एक्सप्लेनेशन को बना लें तो उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। टेंटेटिव क्या होता है बेटा? टेंटेटिव वो चीज़ होती है जिसके बारे में आप ना श्योर नहीं होते। ठीक है, लाइक टेंटेटिव को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस से वो बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको उस बात पे यकीन नहीं है कि मैं वो बात सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो वो जो चीज़ होगी ना वो होगी टेंटेटिव। तो जो हाइपोथेसिस हम लोग ऑब्जर्वेशन को देख के बनाते हैं ना उसके बारे में भी हम श्योर नहीं होते कि वाकई इस तरह है या नहीं है। हम मतलब बस एक एक्सप्लेनेशन टेंटेटिव सी दे देते हैं कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है हाइपोथेसिस। अच्छा, अब हाइपोथेसिस की आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग। पहले हम बढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो बेटा डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो मूव करती है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अच्छा, जनरल क्या होगा और स्पेसिफिक क्या होगा? जनरल ना आप इसकी ऐसे मिसाल ले लें कि आपका कॉलेज का रूम है, ठीक है, आपकी क्लास है पूरी। अब अगर मैं कहूँगी कि बायोलॉजी क्लास FSC पार्ट 1, ठीक है, तो वो जनरल टर्म होगी, मैंने किसी एक बंदे की बात नहीं की, मैंने एक पूरी क्लास की बात की है। जबकि अब अगर मैं उसके अंदर से कहूँगी कि अहमद फ्रॉम द बायोलॉजी क्लास, ठीक है, तो मैं सिर्फ अहमद की बात कर रही हूँ, तो अहमद स्पेसिफिक हो जाएगा, जबकि जनरल में मैं एक पूरी क्लास की बात कर रही हूँ। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना उसके अंदर हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। अब किस तरह मूव करते हैं ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझा दूँगी।
इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर से स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालते होते हैं। और इसके अंदर हम लोग जो इफ़ देन लॉजिक होती है ना, उसको भी यूज़ करते होते हैं। इफ़ देन लॉजिक क्या होती है कि अगर ऐसे होगा देन ये होगा, ठीक है, अगर ये हो सकता है तो फिर ये होगा। ये वाली जो लॉजिक होती है ना, इसको हम यूज़ करते होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये एक जनरल बात है। जनरल बात क्यों है, हमने यहाँ पे किसकी बात की, ऑल बर्ड्स की, ठीक है, ऑल बर्ड्स। अब सारे बर्ड्स से मुराद एक जनरल बात कर रही हूँ मैंने किसी एक परिंदे की बात नहीं की यहाँ पे, तो इसलिए मैंने क्या बात की है, जनरल। अब मैं कहूँगी इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और अगर ये बात भी हम देखें कि स्पैरोज जो हैं वो बर्ड्स हैं, ये स्पेसिफिक बात आ गई क्योंकि हमने स्पैरोज की बात की है। पहले हमने सारे बर्ड्स की बात की थी, हमने ख़ास स्पैरो की बात की है, तो हमने कहा है इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। फिर हम इस बात को कंक्लूड कर लेंगे कि स्पैरोज के पास भी विंग्स होंगे। यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि सारे परिंदों के पास पर होते हैं और स्पैरो भी परिंदा है, तो फिर ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि स्पैरो के पास भी पर होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हमारे पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने का। दिस इज़ डिडक्टिव रीजनिंग हाइपोथेसिस, दिस शोज दैट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अगर हम लोग अब देखें तो ये डिडक्टिव रीजनिंग में हमने पहले ही कहा था कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे, तो आप खुद ही देख सकते हैं जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ मूव कर गए हैं। उसके बाद बेटा दूसरी एग्जांपल आ जाती है, उसके अंदर भी हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं। उस पर हमने ये कहा है कि अगर सारे ग्रीन प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो फिर कोई भी ग्रीन प्लांट जिसको हम अंधेरे में रखेंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। दिस इज़ रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अच्छा, पिछली वाली जो रीजनिंग थी उसके अंदर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे थे, जबकि इस वाली के अंदर हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं। किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो अब देख लेते हैं। इट बिगिन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल। इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल हम किसी एक चीज़ में देखते हैं कि ये इसमें है, और फिर हम उससे सोचते हैं कि ये एक जनरल प्रिंसिपल भी हो सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल अब आप देख लें, स्पेसिफिक से हम लोग आगे जनरल की तरफ जाएंगे। अभी आप देखें, इफ़ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स, अगर हमें ये पता है कि स्पैरोज के पास विंग्स होते हैं, ये स्पेसिफिक बात है क्योंकि हम स्पैरोज की कर रहे हैं। एंड आर बर्ड्स, ये भी हम स्पैरोज की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, ठीक है। देन वी इंड्यूस ड्रॉ कंक्लूजन दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। फिर हम लोग ये बात इससे इंड्यूस कर लेते हैं कि फिर सारे बर्ड्स के पास विंग्स होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले बात की कि स्पैरोज के पास पर होते हैं और स्पैरोज परिंदे होते हैं, और फिर हमने कहा कि ईगल, पैरट और क्रो जो हैं ये भी परिंदे होते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, फिर सारे जो परिंदे हैं उन सब के पास विंग्स होते हैं। तो ये हमने एक जनरल बात कर दी, हमने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देखी और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम लोगों ने एक पूरी जनरल बात कर दी, हमने सारे ही परिंदों को उसके अंदर ऐड कर दिया। अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस, अब हम हाइपोथेसिस इनके अलावा भी इन वेज के ज़रिए से बना सकते हैं। उनमें इंट्यूशन और इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, कंपैरिजन एंड एनालॉजी ऑफ द अदर प्रोसेस, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। इन तरीक़ों की वजह से भी के ज़रिए भी हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस विच इज़ डन टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको हम करते हैं ताकि हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन इंक्रीजेज साइंटिफिक कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ नॉट फॉल्सिफाइड। जब हम एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करेंगे और फिर भी वो फॉल्सिफाई नहीं होगा, मतलब वो गलत नहीं होगा, तो जो साइंटिस्ट जिसने उस हाइपोथेसिस को बनाया होता है उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर बढ़ जाता होता है। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. अब जो वो हाइपोथेसिस होते हैं जिनको बार बार टेस्ट किया जाता है लेकिन फिर भी वो कभी भी गलत नहीं होते, तो उनको फिर हम जनरली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम उन्हें मानना शुरू कर देते हैं। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर मज़ीद हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उस हाइपोथेसिस को जो कि गलत ना हो रहा हो। फिर हमारे पास आ जाता है थ्योरी। When a series of hypotheses is supported by several experiments, it then becomes a theory.
अगर ना हम लोग एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसके ऊपर हमने बार बार टेस्टिंग की है और वो फिर भी गलत साबित नहीं हुआ और उसको सारे एक्सपेरिमेंट्स ने सपोर्ट किया है कि हाँ ठीक है ये बात दुरुस्त की जा रही है, तो फिर वो सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं रहता, वो एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है। और थ्योरी के गुड फीचर्स क्या होते हैं, गुड थ्योरी के फीचर्स क्या होते हैं, वो ये हैं कि उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होगी, वो एक्सप्लेन कर सकेगी जो भी बात उसने की है, वो उस बात को एक्सप्लेन कर सकेगी। प्रिडिक्टिव, वो आगे फर्दर प्रिडिक्ट कर सकेगी कि क्या क्या और हो सकता है। और प्रोडक्टिव, यानी कि हम उस हाइपोथेसिस, उस थ्योरी को उठा के उससे मज़ीद नए नए हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट टू डिस्प्रूव दिस थ्योरी। अच्छा, जब कोई चीज़ थ्योरी बन जाती है ना, तो जो साइंटिस्ट होते हैं उसको एक चैलेंज के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका मतलब मकसद ये होता है कि हम किसी तरीके से इसको गलत प्रूफ करें, क्योंकि अगर उन्होंने उसको गलत प्रूफ किया ना और वो ऑलरेडी एक थ्योरी बन चुका है, तो फिर उन साइंटिस्ट को ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा नाम मिलेगा, तो वो इसको एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं ताकि वो उस थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकें। लेकिन अगर साइंटिस्ट फिर भी उसको गलत ना प्रूफ कर सकें, तो वो हमारे पास बन जाता है साइंटिफिक लॉ, ठीक है। इफ़ दिस थ्योरी सर्वाइव्स द स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट देन बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। साइंटिस्ट ने जितना जोर लगाना था लगा लिया, फिर भी अगर हमारी थ्योरी बच गई है तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाएगी। अच्छा, साइंटिफिक लॉ होता क्या है? अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साइंटिफिक लॉ बेसिकली हमारे पास वो थ्योरी होती है जिसको हम गलत साबित कर ही नहीं सकते, हम उसको एक कांस्टेंट फैक्ट मान लेते हैं, हम कहते हैं कि बस यही बात ठीक है। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर ना हमारे पास जो लॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसी वजह से क्योंकि वो थ्योरी तक पहुँचते पहुँचते ही ना उनको मज़ीद टेस्टिंग के ज़रिए से उनको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर उनको गलत प्रूफ कर दिया जाता है, या फिर वो हाइपोथेसिस के लेवल से ही आगे नहीं बढ़ते। तो जो साइंटिफिक लॉ टाइप बन जाता है ना, वो हमारे पास बायो में बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।